Hello everyone. So in our last class we have started the chapter 4, A Truly Beautiful Mind. Let's start the today's part. This is your chapter. We have read 11th passage. हम ये 11th पैराग्राफ तक रीड कर चुके थे यहाँ तक. Now we will do 12th. Yes. तो अभी तक हम चैप्टर किसके बारे में है? आइंस्टाइन के बारे में है. तो लास्ट पैराग्राफ में क्या था कि उसकी वाइफ के साथ उसका डाइवोर्स हो जाता है. एंड आफ्टर दैट द डाइवोर्स ही अगेन मैरिड टू हिज कज़न एलिज़ा. ठीक है, ये एलिज़ा से वो शादी कर लेते हैं उसी सेम ईयर में. नेक्स्ट देखते हैं. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. मीन्स अब उसके बाद जो उसका पर्सनल चैप्टर है कि भाई जो उसका पर्सनल लाइफ था वो उसके साथ ही क्या होता है, राइज टू द वर्ल्ड फेम. वो फेमस हो जाता है. उसकी जो पब्लिशन थी यानी कि जो उसकी रिसर्च थी वो भी सक्सेसफुल रहती है, तो इसके साथ साथ वो फेमस होना स्टार्ट हो जाता है. इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. 1950 के अंदर जो उसकी थ्योरी थी दैट वाज ऑफ रिलेटिविटी की जो थ्योरी थी वो पब्लिश होती है. एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रोट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट. और 1919 के अंदर एक इक्लिप्स ऑफ द सन के द्वारा ये जो उसकी जो थ्योरी थी ऑफ ग्रेविटी वो क्या है, प्रूफ हो, जो वो राइट प्रूव होती है कि भाई उसकी जो थ्योरी थी उसकी जो रिसर्च थी वो बिल्कुल ठीक थी. आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. कि भाई आइंस्टाइन ने ऑलरेडी मीन्स कि इन एडवांस, ठीक है, कि उसने ये डिस्कवर कर लिया था कि भाई जो सन की जो लाइट है विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स वुड डिफ्लेक्ट, कि फिक्स स्टार से वो लाइट डिफ्लेक्ट होकर वापस उससे टकरा कर किससे आती है, वो बिकॉज ऑफ सन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना उसके कारण ऐसा वो डिफ्लेक्शन होता है. द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन. और न्यूज़पेपर में उसका जो ये काम जो है यानी कि उसकी जो रिसर्च है उसको क्या नाम दिया जाता है, एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन का मतलब होता है कुछ नया, साइंस की दुनिया में एक नई चीज़ आई थी. आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921. और आइंस्टाइन को अपने काम के लिए फिजिक्स में उसको 1921 के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है. ही वॉज शोवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लोडेड बाय द प्रेस. उसके बाद उसको हर वर्ल्ड के हर एक कोने से उसको प्राइजेज़ मिलते हैं, उसको सम्मान दिया जाता है, जगह जगह से उसको इन्विटेशन मिले जाते हैं. एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं उसके बहुत सारे, यानी कि न्यूज़पेपर्स मैगजीन में भी उसको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है. व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, जब नाजीवाद एक था, रूल था, जब वो नाजी आई जर्मनी के अंदर 1933 के अंदर, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. भी 1933 में जर्मनी में नाजी पावर आ चुका था, तो उसके बाद आइंस्टाइन जो है वो कहाँ एमिग्रेट मीन्स वो यूनाइटेड स्टेट्स में चला जाता है. 5 years later the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. कि भाई उसके 5 साल के बाद जो एक न्यूक्लियर डिस्कवरी थी, अप्रोर का मतलब कि होता है कि मीन्स वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी, वो चीज़ बहुत बढ़कर आगे आ रही थी. मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, and now they were afraid in Nazis could build and edge use an atomic bomb. अब भाई बहुत सारे लोग इस चीज़ का गलत यूज़ कर सकते थे न्यूक्लियर का, एंड कि भी उसको एक एटॉमिक बम के रूप में यूज़ कर सकते थे. एंड दे वर अफ्रेड बाय द नाजीज, उनको नाजीवाद की तरफ से धमकियाँ भी मिल रही थी. एट द अर्गिंग ऑफ ए कोलेग, आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. तो भाई उसका कोई कलीग था, उसने आइंस्टाइन को
अर्ज किया यानी कि रिक्वेस्ट करी कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखे, और उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑन 2 अगस्त 1939, इन विच ही वॉन्ट, उस लेटर के अंदर वो वॉर्न करता है प्रेसिडेंट को, क्या वॉर्न करता है? ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, कि मीन्स अगर इस तरह का कोई एक सिंगल बॉम्ब भी बना लिया गया, यानी कि कोई भी अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, और उसको किसी पोर्ट में भी एक्सप्लोड किया जाता है, यानी कि उसको फोड़ा जाता है, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। तो क्या कहते हैं कि वो उस होल पोर्ट को, यानी कि जिस पोर्ट पर वो न्यूक्लियर बम छोड़ा जाएगा, वो उस पोर्ट को तो पूरी तरह से तबाह कर ही देगा, उसके साथ साथ उसकी जो सराउंडिंग टेरिटरी है, यानी कि उसके आसपास का जो एरिया है, उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर देगा। His words did not fail to have an effect, और क्या कहता है कि उसने जो लेटर लिखा था उसका मतलब वो फेल नहीं होता है कि उसका कोई असर ना हो, ऐसा नहीं होता। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। तो अमेरिकन्स ने भाई उसके बावजूद भी लेटर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए अपना बम था, जो न्यूक्लियर एटॉमिक बम था, उसको तैयार किया, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापान सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा। भी उसके बावजूद उसने लेटर लिखा था, उसका कोई असर नहीं होता है, सॉरी, तो उसके बावजूद भी वो एक एटॉमिक बम बनाते हैं और उसको कहाँ डालते हैं? जापान की हिरोशिमा और नागासाकी, इन 1945 में वो बम वहाँ पर डाला जाता है। ये आपने सुना भी होगा, परमाणु बम जो हिरोशिमा और नागासाकी में डला था, ये वही है। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और आइंस्टाइन जो इस एटॉमिक बम की वजह से जो तबाही होती है, डिस्ट्रक्शन होता है, उससे वो बहुत ज़्यादा हिल जाता है, यानी कि उसे बहुत बुरा लगता है। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू यूनाइटेड नेशन। अब वो एक पब्लिक मैसेज लिखता है यूनाइटेड नेशन को। इन इट ही प्रोपोज टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इस लेटर में वो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट को फॉर्मेट करने की बात करता है, कि मीन्स एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जो पूरे वर्ल्ड के लिए काम करे। Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. जैसे रूजवेल्ट को लिखा था उसने कि उस लेटर का भी कोई असर नहीं हुआ, इस लेटर का भी कोई असर नहीं होता। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। लेकिन टाइम के साथ साथ, डिकेड मीन्स होता है शताब्दी के साथ साथ, आइंस्टाइन जो था वो पॉलिटिक्स में और ज़्यादा इन्वॉल्व होता गया इस तरीके से। एग्जीटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स build up and using his popularity to campaign for peace and democracy, कि भाई वो जो ये हथियार बनाए जा रहे थे, इतने खतरनाक जो हथियार बनाए जा रहे थे, तो वो इनके अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठाता था। और यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, और अपनी उस पॉपुलरिटी को वो किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा था? टू कैंपेन फॉर पीस और डेमोक्रेसी के लिए, कि मीन्स वो शांति और डेमोक्रेसी चाहता था, तो इसके लिए वो यूज़ कर रहा था अपनी पॉपुलरिटी को। When Einstein died in 1955 at the age of 76, उसकी डेथ कब हुई? 1955 में, एंड when he was 76 years old हो गया था वो। He was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। तो वे उसकी डेथ पर उसको किस तरीके से सेलिब्रेट किया गया, यानी कि उसको एक विजनरी की उपाधि मिली, यानी कि जो कि भविष्य देख सकता था, भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर सकता था। भविष्यवाणी तो उसने कर ही दी थी कि भाई अगर इस तरह के एटॉमिक बम बनाए जाएंगे तो क्या करेंगे? डिस्ट्रक्शन ही लेके आएंगे, और वही होता भी है। एंड उसको साथ साथ एक वर्ल्ड सिटीजन की उपाधि दी गई, एंड एज मच एज साइंटिफिक जीनियस तो था ही, साथ में एक वर्ल्ड सिटीजन भी उसको बोला गया कि भाई उसने पूरे संसार के बारे में सोचा था। सो हियर आवर चैप्टर्स, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, टिल देन आप इस चैप्टर को रीड कीजिए, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग।